हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत। आज के इस वीडियो में मैं CGL 2021 के प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 11 अप्रैल से आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम शुरू होने वाला है। मुश्किल से आपके पास हार्डली 10 डेज बचे हुए हैं। तो सभी को पता है कि लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, और नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा, जो दिखने में हमें दिखती है और बहुत सिंपल होती है, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड होता है। आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वो गलतियां अवॉइड करनी है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप में सभी लोगों ने बाहुबली मूवी जरूर देखी होगी। उसमें जब युद्ध के लिए जा रहे होते हैं बाहुबली और वो भल्लाल देव, तो आपको पता होगा कि बाहुबली को बहुत ही बेकार से वेपन्स दिए जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन बाहुबली उन सारे वेपन्स को इतना इफेक्टिवली और इतना इनोवेटिवली यूज करता है कि वो उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बन जाता है। और वहीं पर जो उसका ब्रदर होता है, उसके पास बहुत ही एडवांस वेपन होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ उस लेवल पर compete नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर भी वो चीज बहुत अच्छे से आप लोग रिलेट कर सकते हो। आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी कर ली है ना? तो आप हमेशा उसके ऊपर फोकस करो जो चीजें आपको आती है ना? और जितना भी आपको आता है उसको बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है? कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो हो सकता है वो इन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से अपने एक अच्छे स्कोर को अचीव ना कर पाए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो बारी बारी से मैं एक एक बात को आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और आई होप आप मेरी बातों की गहराई को समझ पाओगे। तो 10 दिन बाकी हैं। आपको रिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, मॉक टेस्ट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट के दिनों में क्या होता है कि हमें जो चीजें आती है हम उनको तो साइड रख देते हैं, लेकिन जो चीजें नहीं आती हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ये नहीं आता, वो नहीं आता। फिर हम अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को देखते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने कम नंबर आ रहे हैं, मेरे दोस्त के ज्यादा आ रहे हैं, मेरे पिछले मॉक टेस्टों में तो अच्छे अच्छे नंबर आ रहे थे, अब ये एन मौके पे क्या हो गया, ये मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे? तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देती है, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड कीजिए फालतू के लोगों को, फालतू के क्वेश्चंस को, ठीक है? हवाबाजी के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मार्केट में चल रहे होते हैं आखिरी मोमेंट पे। वो सिर्फ आपको डराने के लिए होता है कि ऐसा आ गया तो क्या होगा, वैसा आ गया तो क्या होगा, और स्पेशली सिर्फ मैथ्स का ही होता है, ठीक है? हालांकि लोग ये भूल जाते हैं कि 2 नंबर का ही मैथ्स का क्वेश्चन भी होता है, 2 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन भी होता है। तो आपको कोई ऑस्कर नहीं मिल जाएगा अगर आप 25 में से 25 मैथ्स के सही करके आ जाओगे और रीजनिंग या इंग्लिश में रायता फैला दोगे। तो आपको हर एक पेपर की अपनी एक वेटेज होती है और इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको बस ये काम करना है कि आपको बेस्ट मार्क्स लेकर आना है। तो अगर मैं बात करूं सबसे मार्क्स अच्छा लेने के लिए, जैसे मैं क्या करता था, मेरा सीधा सा फंडा होता था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स में ही सबसे ज्यादा नंबर लाने या इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर लेना कि मेरा इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा कमांड है। सबसे पहले सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसको पूरी तरीके से आप अपनी तरफ से कंप्लीट कर लीजिए कि वहां पर मुझे हाईएस्ट मार्क्स लेकर आना है। उसके बाद अगर आप बोलोगे सेकंड हाईएस्ट कौन सा स्कोर आपको दिलवा सकता है, तो आज की तारीख में अगर मैं बोलूंगा तो वो इंग्लिश है, कि इंग्लिश आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। क्योंकि मैथ्स में ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही ट्रिकी आ जाए, इजी पेपर हुआ तो मैथ्स भी आपको दिलवा सकता है, नो डाउट। और सबसे आखिरी में आता है आपका जीके। तो आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही है, इतना सा आप समझ लीजिए। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागना बंद कर दीजिए, है ना? तो लास्ट टाइम पे आप लोगों को अपने रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और एग्जाम में जाने से पहले आपको कोई प्री फिक्स्ड माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए कि मुझे 180 लाना पड़ेगा, मुझे 170 इस बार लाना पड़ेगा, मुझे इस बार टॉप 100 में आना है। और ये सारी चीजें क्या होती है ना दोस्तों, जब आप एग्जाम में जाते हो, पता चला पेपर कुछ इस तरीके का आया आपका प्रीलिम्स का कि 120 नंबर लाने में आपके पसीने छूट जाएंगे, है ना? हो सकता है पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो वो जो आपकी साइकोलॉजी होगी ना, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगी, वहां पर आपको बिल्कुल भी वो चीज बेनिफिट नहीं देने वाली। आपका सीधा सा माइंडसेट होना चाहिए, मैंने अच्छे से तैयारी करी है, मुझे एक 4600 4600 ग्रेड पे, या जो भी अगर आपका 4800 ग्रेड पे का, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे कोई टॉप नहीं करना है, मुझे टॉप 100 में भी नहीं आना है, ना मुझे ये पोस्ट चाहिए ना वो चाहिए। अभी आप फोकस करिए मैक्सिमम मार्क्स लाने के ऊपर, ठीक है? अब अच्छा, इसमें ये भी होता है कि कई बार हम लोग टारगेट सेट करते हैं तो वो मैक्सिमम के लिए होता है, लेकिन हमेशा अपने आप को मिनिमम के ऊपर लेकर चलिए, वहां से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। मिनिमम एक जॉब चाहिए 4600 ग्रेड पे, बस इतना सा करना है, और उसके लिए मुझे प्रीलिम्स में एक डिसेंट सा स्कोर लेकर आना। ये आपका
अगर माइंड सेट होना चाहिए तो ये होना चाहिए। फिर जैसा भी पेपर आएगा मुझे अपना बेस्ट उस पेपर के अंदर देके आना है। अगर इजी पेपर है तब भी मुझे बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना है, और डिफिकल्ट पेपर है तो मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आऊं मैं लेकर आऊं। और अपनी स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल रखिए अपने पेपर के हिसाब से, जैसा पेपर आएगा वैसी मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है कि जैसे रीजनिंग को जनरली हम लोग 15 मिनट का टाइम देते हैं, जीके को 5 मिनट का टाइम देते हैं, इंग्लिश को जनरली 10 मिनट्स, और बचा कुचा टाइम जो होता है हमारा मैथ्स के लिए होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ आ जाए, जो 18 या 20 मिनट खाने के उसमें आ जाए। तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही आपके 15 मिनट कंप्लीट होते हैं, मैक्सिमम 16 मिनट अगर कंप्लीट होते हैं, तो आपको शिफ्ट कर जाना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस को स्किप करते जाना। जब आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो स्किपिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये बिलीव में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है पहले, तो आपको बता रहा हूँ। और जितना जितना टाइम एलोकेट कर रखा है आपको उतना उतना उन सेक्शंस में मैक्सिमम इसको क्वेश्चंस करना है। अगर देखो रीजनिंग टफ आई है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश इजी होगा या मैथ्स इजी होगा, है ना। तो वहां जो आपका वापस मैथ्स के अंदर टाइम सेव होगा, वो टाइम सेव करके आपको वापस रीजनिंग में आना है। बच्चे कुछ जो क्वेश्चन है आपको उनको पूरे तरीके से फिर से करना है। तो इस तरीके से आपके अपने पेपर को लेकर चलना है। और जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मार्केट में रिव्यूज आना शुरू हो जाएंगे। नो डाउट वो बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव लोगे तभी वो अच्छा होगा। अगर आप नेगेटिवली लोगे तो आपके लिए वो एक क्रियोस भी क्रिएट कर सकता है। तो जनरली क्या होता है कि जब रिव्यूज आना शुरू होते हैं तो लोग बोलते हैं कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट जो भी हुई है आज की, उसमें डीआई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रही है। तो जो अगले दिन जिसका एग्जाम होता है ना, वो एक माइंडसेट लेके जाता है यार डीआई बहुत ज्यादा टफ आ रही है, और अगले दिन जैसे ही उसको डीआई दिखती है वो फटाफट से स्किप कर देता है। हालांकि दिखने में बड़ी होती है लेकिन वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा ईजी हो, तो वो पहले से उस चीज को छोड़ देता है। फिर आगे अगर डीआई अगर इजी है तो कुछ क्वेश्चंस उसके बैलेंस करने के लिए कुछ टफ होंगे, तो वो टफ क्वेश्चन में फंस जाएगा और इधर उसकी डीआई भी छूट जाएगी, तो एक वो कियास उसके लिए कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो ऐसा आपको रिव्यूज लेकर जाने हैं, आपको क्वेश्चंस भी बकायदा देखने चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको सॉल्व भी करना चाहिए। लेकिन रिव्यूज से अपना प्री फिक्स्ड माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए कि कल मुझे पक्का ऐसा ही करना है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम लोग जानते भी हैं लेकिन वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर आपको पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। कंपैरिजन का बता दिया मैंने, किसी के साथ अपने आप को आपको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना, ना मॉक्स के साथ में ना अपने दोस्तों के साथ में। ये लास्ट मौके में आपको सिर्फ प्रेशर ही क्रिएट करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है सेल्फ डाउट की। हम क्या होता है जनरली कि जो पढ़ा हुआ होता है उस पर हमारा फोकस कम, और जो ना कभी कभी जो चीजें हमें नहीं आ पाती या छूट जाती या गलत हो जाती उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है। तो वहां से क्या होता है ना, हम लोग कई बार एक गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं कि यार इतने साल हो गए अभी भी ऐसी सिली सिली सी मिस्टेक्स हो रही है। तो एक सेल्फ डाउट आपको बिल्कुल भी यहाँ से क्रिएट नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अच्छी खासी मेहनत करी है, बहुत सारी चीजें हैं आपने पढ़ ली है, बस अब उनको इफेक्टिवली आपको वहां पर यूज करना है। ये आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। लास्ट के टाइम में मैंने बताया आपको हवाबाजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं नए नए निकल के आते हैं। हो सकता है एसएससी में भी आ रखा होगा वो क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आता है, वो स्किपेबल है, आप उसको छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं करके आने हैं ना। अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी या डिफिकल्ट है तो, है ना। तुक्के फालतू के नहीं मारने, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर हवाबाजी के क्वेश्चंस के अंदर जाओगे तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे कि मुझे ये नहीं आता है, और एसएससी का लेवल तो बहुत हाई हो चुका है ना। जनरली वैसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और कई बार वो नहीं भी आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया कि टारगेट सेट करके नहीं जाना है कि मुझे 180 या 190 चाहिए, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा। आपको ये भी लेकर नहीं चलना है कि प्री में बहुत ज्यादा मेरे को लीड लेनी है ना। आपको अच्छे से पता होना चाहिए सीजीएल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका 700 में से 500 नंबर का पेपर मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है, और 400 नंबर आपका मेंस का होता है। तो जो आपकी जॉब डिसाइड होती है वो एक्चुअल में आपको मेंस ही करके देता है। तो अगर आपका प्री में 5-10 नंबर, वैसे तो होना नहीं चाहिए कि कम हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इवन 20 से 30 नंबर तक की भी मार्जिन को कवर अप कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आपको एमईए नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपको ईडे नहीं मिलेगा या फिर आपको इनकम टैक्स या फिर एक्साइज वगैरह जो भी आपकी पोस्ट है वो नहीं मिलेगी, है ना। तो हमेशा अपने आप को आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लेकर रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर जैसा कि मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, हर एक क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है। जितना टाइम आपने हर एक सेक्शन के लिए बना रखा है अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, वही आपको देना है, उससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है एग्जाम्स के अंदर। और लास्ट मौके पे
कई बार हम ऐसा देखते हैं कि किसी टॉपर का स्टोरी देख लिया, उसकी स्ट्रेटेजी हमें एंड मौके पर बड़ी अच्छी लग गई, है ना, तो अपनी स्ट्रेटेजी को आपको लास्ट मौके पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी। हाँ, हो सकता है कुछ माइनर से चेंजेस आप उसको लेकर अपने प्रिपरेशन में कर सकते हो, लेकिन मेजर आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लास्ट मौके पर नहीं लेकर आना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि अभी आपको पता है लास्ट के 10 दिनों में या लास्ट का जो आपका टाइम बचता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है, तो आपका माइंडसेट तो हो ही गया, प्लस आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन को आप जितना क्रिस्प और जितना छोटा कर देंगे तो आपके लिए क्या है ना, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, आपके लिए क्रियोस नहीं क्रिएट होगा मैथ्स के लिए। वो मैथ्स के जितने भी आपने बुक मार्क कर रखे हैं, पता चला कि सुबह से शाम तक आप मैथ्स में लगे हुए हो, जीके में सारी की सारी बुक आप वो कर रहे हो, तो आप चीजों को मतलब साइड कर लीजिए कि जो चीजें आपको बिल्कुल ज्यादा परेशान कर रही हैं वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में भी परेशान करेगी, अगर अभी करी तो बाद में भी करेगी। तो उन चीजों को आप अलग से असेंबल कर लीजिए। जैसे इंग्लिश की बात करता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा डाउट में रहते हैं, तो उन रूल्स को रिवाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने लग जाते हैं कि यार चलो यार इसी बहाने ये रूल भी हो जाएगा, पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। नहीं, आपको वो पूरा चैप्टर तो अच्छे से आता है, आपको बस वो पर्टिकुलर 2-4 रूल्स नहीं आते हैं, उनको आप एक अलग से A4 शीट के ऊपर लिख लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाए। तो जितना लास्ट मौके पे आप इन चीजों को ऐसे कर लोगे अलग अलग, तो आपके लिए क्लियरिटी आ जाएगी, और जैसे ही आपकी चीजें क्लियरिटी में आती है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, और चीजों को मैनेज करना सीखिए, है ना। तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी एग्जाम्स के अंदर। बाकी यही बोलूंगा, एंड मौके पे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज मत कीजिए अपने आप को, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर जरूर आएगा, है ना। और एक चीज और, जैसे अभी मैं भी काफी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, एक्चुअल में मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, तो आज सैटरडे था, थोड़ा टाइम आज मुझे फ्री मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ टिप्स दे दी जाए जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिले एग्जाम्स के अंदर। तो मेरी इन बातों को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपके माइंडसेट को क्रिएट करने में, कि आपका माइंडसेट आप किस तरीके से आप बनाना चाहते हो, है ना। तो इसी बातों के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। और अगर आपका कोई अलग से डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा पूरी तरीके से कि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए और बिल्कुल प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। अपनी तैयारी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होगा, और प्रोसेस को आप भरोसा रखिए, ये प्रोसेस है, आपको इससे गुजरना है और पॉजिटिवली गुजरना है, अच्छा रहेगा और अच्छे नंबर जरूर आएंगे अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करोगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।